जय हिंद। मैं AK सिंह आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जिसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कन्फ्यूजन भरा होता है। पढ़ने के लिए बहुत सारा इसमें है जो हर कोई को याद रहता है ऑब्जेक्टिव बेसिस। मैं उस पॉइंट पे ध्यान रखूंगा जो सबके लिए क्या होता है, कन्फ्यूजन भरा होता है, उसको मैं कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता हम उसको कहते हैं कि देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण का जो ट्रांसफ़र होता है उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। हम लोग साधारणतः ये सुनते हैं कि पहले इस धरती पे डायनासोर था, ये था, वो था, हम लोग का जो पूर्वज थे बंदर थे। सही बात है, हम लोग का जो पूर्वज थे बंदर थे। आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि बंदर से अचानक जो बदलते बदलते और आज हम लोग का जो शरीर है इस ढंग का हो गया? कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसी चीज़ के बारे में समझेंगे। तो आनुवंशिकता को समझने से पहले इस बात को ध्यान देंगे कि एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जो उसका गुण का ट्रांसफ़र होता है उसको आनुवंशिकता कहते हैं। बस अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम गुण की बात कर रहे हैं तो ये गुण ऐसा गुण अंदर का गुण, बाहरी गुण नहीं। बाहरी गुण बोले तो कहने का अर्थ है कि आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, नहीं। मास्टर है तो मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये गुण की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उस गुण की बात कर रहे हैं जो अंदर से हो। बाहरी गुण का जो ट्रांसफर होता है उसको हम आनुवंशिकता नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझ लिए होंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण का ट्रांसफर होता है उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता का जो पिता है, जिसको फादर कहते हैं, सबसे पहले हम मेंडल को कहते हैं। इन्होंने ही आनुवंशिकता के बारे में बताए थे। देखिए, मेंडल जी थे, इनको आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग दिया था। इनके प्रयोग को पढ़ने के लिए इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी जो मेरा ध्यान देना है, जो 3 वैज्ञानिक आए थे, लैमार्क, डार्विन और ह्यूगो ड्यूब्रिज, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बस यहाँ समझना है कि मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है और इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। उसके बाद जो है एक लैमार्क जी आए थे, बहुत ही अच्छे विद्वान थे। इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, उपार्जित लक्षण की वंशागुणति। बाउंस कर गया, बाउंस नहीं करना है। ये उपार्जित लक्षण की वंशागुणति क्या होता है? इन्होंने बस इतना बोला कि कोई भी जीव अपने पूर्वज से जो गुण का जो ट्रांसफर होता है, अपने लक्षण जो है अपने पूर्वज से हासिल करता है। और जिस लक्षण को वो पूर्वज से हासिल करता है, आने वाले पीढ़ी में वैसा ही गुण होता है। अभी तक नहीं आया होगा समझ में? अब समझिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने 2 चीज़ का सिद्धांत दिया, एक जिराफ के बारे में बोला और एक सांप के बारे में। देखिए, जिराफ के बारे में इन्होंने बोला कि देखिए, बहुत करोड़ों, देखिए ज्योग्राफी जो होता है ना, बायोलॉजी, इसका क्या होता है, कुछ साल का अर्थ बहुत साल पीछे जाना होगा। इन्होंने बोला कि करोड़ों साल पहले जो जिराफ था ना, उसका आकार बकरी के जैसा था। किसके आकार का था? बकरी के आकार। कहने का अर्थ है, इनके अनुसार लैमार्क जी बोले थे कि जिराफ था, उनका आकार बकरी के जैसा था। वो क्या कर रहे थे, जब बकरी के जैसा था और धरती पर का जितना वो हरा घास फूस था तो वो घास उसको खा लिया। जब धरती पर का घास खत्म हो गया तो उसको खाने के लिए तो कहीं बचा नहीं। तब वो लोग क्या किया, जिराफ अपने गर्दन को, तब ऊपर का जो वैसा घास, हरा पत्ता, पेड़ पौधा को खाना शुरू किया जो कुछ हाइट पे था। तो हाइट पे रहने के कारण वो क्या किया कि अपने गर्दन को बार बार क्या करता था, उठाता था। पहला समझना है, इन्होंने बोला कि जो जिराफ था उसकी आकृति बिल्कुल बकरी जैसा था, वो धरती पर का घास को खाता था। लेकिन जैसे जैसे धरती पर का घास खत्म हो गया, पेड़ पौधा खत्म हो गया, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ा। और ऊपर जब बढ़ रहा था तो वही बढ़ाने के दौरान वो बार बार अपने गर्दन को क्या कर रहा था, ऊपर कर रहा था। धीरे धीरे ये गुण ऐसा आ गया कि गर्दन उठते उठते उठते, और आज के डेट में जब जिराफ का गर्दन इतना बड़ा देखते हैं, बहुत बड़ा, कारण क्या है कि वही धीरे धीरे जैसे जैसे उनका गर्दन में क्या होने लगा, विकसित होने लगा, तो आने वाले पीढ़ी में क्या हो गया, यही गुण आ गया। और आज के डेट में जिराफ का गर्दन बहुत लंबा होता है। थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन होगा, समझना है। दूसरा, इन्होंने सांप के बारे में बोला। सांप के बारे में इन्होंने बोला कि देखिए, सांप में पहले पैर होता था, और जब सांप शिकार पे जाता था तो जंगल में जाने के दौरान इसको क्या होता था, सांप को पैर, उसको घास उसमें चाहे टहनी उन्नी में जो जंगल झाड़ रहता था, पैर फंस जाता था, जिसके कारण इसको भागने में दिक्कत होता था। तो लैमार्क के अनुसार इन्होंने कहा कि सांप जो था वो अपने पैरों का प्रयोग कम करता था। जब जंगल में जाता था तो पैर को
मोड़ लेता था। अब पैर का प्रयोग कम किया, और जब पैर का प्रयोग कम किया तो आने वाले पीढ़ी में धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि सांप में पैर होना ही बंद हो गया। हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है इस बात पे। चलो, लैमार्क को लोग बहुत सालों तक विद्वान वैज्ञानिक मान लिए। एक जिराफ के बारे में सिद्धांत दे दिए, एक सांप के बारे में बोल दिए। जिराफ के बारे में बोले कि इनकी आकृति पहले किस तरह थी, बकरी की तरह, और सांप में पहले पैर होता था। ये अंग का उपयोग नहीं किया सांप, तो क्या हो गया, उसका पैर नहीं हुआ। जिराफ जिस अंग का, गर्दन का ज्यादा प्रयोग किया, इसलिए आज के डेट में जिराफ क्या है, उसका गर्दन ऊंचा है। ये दोनों का जो है सिद्धांत को खंडित करने के काम दो जगह से हुआ। एक तो जिस जगह के ये रहने वाले थे तो उन्हीं के पड़ोसी एक थे जिनका नाम था बीजमैन। बीजमैन ने क्या किया, इनके अनुसार बीजमैन ये सोचे कि लैमार्क भाई तो ये बोले हैं कि सांप के पैर पहले पैर होते थे, तो यानी पैर का प्रयोग वो कम किया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या किए कि एक चूहे की प्रजाति लिए, और चूहे को क्या करते थे, एक नर चूहा एक मादा चूहा को एक जगह रखते थे, मीटिंग करवाते थे, और उसके बाद क्या होता था, उससे जो संतान उत्पन्न होता था तो उसको क्या करता था, पूंछ को काट देता था। जैसे ही फिर उसको एक शीशे में बंद करके रख दिया, फिर उसका प्रजनन करवाया, फिर उसमें से पूंछ निकला, फिर काट दिया गया। बीजमैन ने ऐसा 17 पीढ़ी तक किया। कितना पीढ़ी तक किया, 17 पीढ़ी तक। जैसे ही चूहा का जन्म लेता था, चूहे के वो पूंछ को क्या कर देता था, काट देता था। लेकिन बीजमैन ने यह देखा कि 17 पीढ़ी के बाद कोई ऐसा चूहा जन्म नहीं लिया जो बिना पूंछ वाला हो। तब जाके लैमार्क से बोला कि देख भाई, तू जो ये बात बोल रहा है बिल्कुल गलत है। अब इतना दिन से तोरा सब वैज्ञानिक मान रहा है। तुम बोल रहा था कि जिस अंग का जीव प्रयोग नहीं करता है उसका आने वाले पीढ़ी में नहीं होता है। हम चूहा के 17 खानदान के पूंछ काट दिए, एक भी ऐसा चूहा पैदा नहीं लिया जो बिना पूंछ वाला हुआ। तो ये पहला सिद्धांत होकर पड़ोसी खंडित कर दिया। दूसरा सिद्धांत को क्या हुआ, जिराफ में भारत वालों ने इसका खंडित किया। देखिए, हम लोग का जो एक परंपरा है सदियों से, अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बहुत पहले भी जाएंगे तो हम लोग की ये परंपरा है कि हम लोग के यहाँ की जो महिलाएं होती है वो कान छेदवाती है। क्या करती है, कान छेदवाती है। तो ये देखा गया, भारत वालों ने कहा कि उन्होंने बोला था कि जिस अंग का प्रयोग करता है वही अंग आगे जाके विकसित होता है। तो हम लोग की जो एक भारत माँ की एक परंपरा है कि यहाँ की महिलाओं जो होती है कान छेदवाती है, और आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं लिया है जिसका कान छेदाया हुआ हो। ये सिद्धांत भी ये फेल हो गया कि नहीं। तो इंडिया वालों ने ये जिराफ वाला सिद्धांत था, यही सिद्धांत को फेल कर दिया गया, क्योंकि इनके अनुसार एक भी ऐसा आदमी पैदा नहीं लेता है भारत चाहे कहीं भी जो कान छेदाया हुआ हो। अगर ऐसा होता तो कान छेदाया हुआ वाला बच्चा पैदा होता कि नहीं, नहीं हुआ। उसके बाद आया लैमार्क का सिद्धांत फेल हो गया। उनके बाद आते हैं चार्ल्स डार्विन जी। चार्ल्स डार्विन के बारे में 3 पॉइंट याद रखना है। इनके सिद्धांत को बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। इनके अनुसार बोला गया कि कोई भी जीव जंतु जो है अपने लक्षण को ऊपर से नहीं लाता है। अपने शरीर में का जो लक्षण है वो प्रकृति के अनुसार जहां जैसा वातावरण रहेगा वैसे वो अपने शरीर को ढाल लेता है। अगर ठंडे प्रदेश में है तो अपने शरीर को ठंडे मौसम के अनुसार ढालेगा, गर्मी प्रदेश में है तो अपने शरीर को वो गर्म के अनुसार ढालेगा। यही उन्होंने बोला कि जीव जंतु जो है अपना जो शरीर होता है प्रकृति के अनुसार चयन करता है। हद तक इनकी बात सही थी, बहुत दिन तक इनका बात सही हुआ, लोग मान भी लिए और सही बोले थे। और इन्होंने ये बात बोला था कि इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व वही बचाए रखता है जो बलवान हो। कौन हो, जो बलवान इस पृथ्वी पर होता है वही अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। और इनका जो सिद्धांत था ये फिंच नामक एक पक्षी पे दिए थे और एक द्वीप पे गए थे जिनका नाम था गैलापागोस, और एक उनके जहाज का नाम था बीगल। 3 पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है, पक्षी का नाम फिंच, द्वीप का नाम गैलापागोस और ये जो जहाज का नाम बीगल। और इनके सिद्धांत को बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन इनके बाद जो ये आते हैं एक वैज्ञानिक, उनका नाम था ह्यूगो डोब्रिज। ये जो एक सिद्धांत दिए, इनके सिद्धांत आने से ये दोनों सिद्धांत फेल कर गया क्योंकि इनका ही सिद्धांत सबसे ज्यादा सक्सेस किया। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए, उत्परिवर्तन का अर्थ होता है अचानक परिवर्तन। उत्परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, अचानक परिवर्तन। मान के चलिए, देखिए हम इसको एग्जाम्पल में समझाते हैं। अगर हम अभी यहाँ हैं, मान के चलिए मेरा शादी होता है, पत्नी होगी, बाल बच्चा होगा। अगर सोचिए अगर कोई लड़का पैदा हुआ और लड़का का क्या हुआ कि कुछ केमिकल डिसबैलेंस के वजह से कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि लड़के में पंख होने लगे, तो पंख होगा तो लड़का क्या होगा, उड़ने लगेगा।
फिर उसका शादी करवाएंगे तो फिर उससे भी जो पैदा होगा उसका भी यही होगा, उसमें भी पंख आ जाएंगे, वो भी उड़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा, देखिए ये तो हम अपने पूर्वज से ये चीज नहीं लाए थे, अचानक परिवर्तन हुआ था, इसी को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। अगर मेरे बाद अगर कोई लड़का पैदा हुआ और उसमें पंख हो गए तो उसके बाद जितना पीढ़ी आएगा तो उसका भी क्या होगा, पंख आते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी संख्या में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी और उसका एक समुदाय यानी एक पूरा एक जीव बना हुआ है, एक पूरा एकदम परिवार बनाया हुआ रहेगा और परिवार बन के देखिए उसका भी अस्तित्व बचा है, मेरा भी अस्तित्व बचा है। हम लोग कहते थे कि हम लोग बंदर के पूर्वज हैं, क्या हम लोग अभी हैं, हम लोग का एक समुदाय बन गया है, तो क्या बंदर का समुदाय खत्म हो गया है, नहीं। तो वो यहाँ यही समझना है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत उसको कहते हैं अचानक परिवर्तन। अचानक परिवर्तन होने से बाद वाला में एक होता है, एक समुदाय तो बना लेता है लेकिन मेरा भी तो अस्तित्व बचा ही रहेगा ना। तो वैसे ही बंदर का भी अपना अस्तित्व बचा हुआ है और बंदर की प्रजाति में जो अचानक एक परिवर्तन हुआ था कि बंदर का कमर सीधा हो गया था और जो मानव का रूप धारण कर लिया, इसी सिद्धांत को कहते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और एक लास्ट पॉइंट यहां ध्यान रखना है, ये आनुवंशिकता के पिता मेंडल को तो कहते हैं लेकिन आधुनिक पिता जो आनुवंशिकता का है उनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। इसके बाद भी बहुत चीज समझना है मेंडल के बारे में कि क्या क्या सिद्धांत दिए थे, इसको मैं अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।